हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के गुरु जी में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक है, ये यूपीटेट और सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो आइए हम फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसका। तो अधिगम मीन्स क्या होता है दोस्तों? अधिगम मीन्स होता है आपका सीखना। ये जो अधिगम लिखा है आपका, ठीक, अधिगम मीन्स होता है सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। तो अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? आपकी अधिगम कहलाती है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, आपको ये याद रखना है। ठीक, और व्यवहार से रिलेटेड आपको एक चीज़ और जाननी है, जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? वो व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार जो वर्ड है वो किसी और मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, लेकिन मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसका है? जे बी वॉटसन। ठीक, इनका पूरा नाम है जॉन ब्रॉडस वाटसन। ठीक, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये जे बी वॉटसन जी ने कहा था। ठीक, तो व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद का जनक, ये दोनों वाटसन जी को कहते हैं। ओके, आप ये देख लीजिए ध्यान से एक बार, व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद का जनक, ये दोनों कौन हैं? ये वाटसन जी हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ये नेक्स्ट लाइन क्या है? व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, व्यवहार जो शब्द है, वर्ड है, उसका पहली बार प्रयोग किया था किसने? पहली बार प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, इनकी एक बुक आई थी 1905 में, 1905 में एक बुक आई थी, उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये बुक का नाम लिखा है ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब ध्यान से देख लीजिए एक बार, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक कब ये लॉन्च हुई थी इनकी? ये हुई थी आपकी 1905 में। ओके, तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद का जनक जो है वो वॉटसन को माना जाता है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। ओके, आइए हम आगे चलते हैं। अभ्यास, ये एक अलग डिफिनीशन है अधिगम का। ठीक है, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक, आपको एक बार ये फिर से रिवाइज करना है। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक, अब आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है, ये जितने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है, परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति, यहाँ प्रवृत्ति होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है ये, मूल प्रवृत्ति और मादक पदार्थों का सेवन, बीमारी, थकान, इन सब से जो अधिगम होता है, इन सब से जो स्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में, ठीक है, वो अधिगम नहीं होता। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, इन सब के कारण जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम कभी नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। आइए हम ये देख लें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा। तो जितने मनोवैज्ञानिक हैं वो अधिगम की परिभाषा दी हैं, तो हमें उसी को देखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कैसी परिभाषा दी है अधिगम की। ठीक, तो क्रो एंड क्रो, ये जो पहला क्रो है ये पति का नाम है इनके, और ये दूसरा क्रो इनकी पत्नी का नाम है, ये दोनों जन का नाम है क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन जो है अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन जो है ये अधिगम कहलाता है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन गिलफोर्ड अधिगम कहलाती है, गिलफोर्ड जी ने कहा था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं किसका स्टेटमेंट है, ये विलियम वुडवर्थ का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ ये देखिए, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, किसकी प्रक्रिया है? विकास की। आपको याद रखना, वी से विकास हो गया, वी से विलियम वुडवर्थ हो गया। ठीक है, तो ये अधिगम किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। दूसरी इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं, दूसरी परिभाषा इनकी क्या है? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बी एफ स्किनर जी का है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और एक बार इसको लिख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको।
नहीं तो ऐसे भूल जाएंगे। ऐसे हम देखते हैं BF स्किनर जी ने क्या कहा है, तो कहा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। जहाँ उत्तरोत्तर अनुकूलन आपको दिखे वहाँ आप किसको टिक करेंगे, BF स्किनर जी को। स्किनर लास्ट में रहा है, यहाँ भी उत्तरोत्तर, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका है, आइजैक जी का है। आइजैक जी ने क्या कहा था, नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत नवीन स्थायी परिवर्तन, ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है, नवीन स्थायी परिवर्तन। ओके, तो नवीन स्थायी परिवर्तन, ये देखिए ये स्थायी और आई ये मैच हो रहा है ना थोड़ा, तो आइजैक जी ने के हिसाब से नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ठीक है। और ये एक गेट्स जी हैं, ठीक है। गेट्स जी का क्या कहना था, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, ठीक, व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, याद रखना आपको, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब हम देख लेते हैं अधिगम के कुछ पक्ष होते हैं। तो अधिगम के कितने पक्ष होते हैं आपको ये देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि अधिगम के कितने पक्ष होते हैं। तो आपको क्या कितने बताने हैं, 3 बताने हैं। आपको कितने बताने हैं, टिक करना है, 3 पक्ष होते हैं। ओके, संज्ञानात्मक, और सेकेंड आपका हो गया क्रियात्मक, और थर्ड हो गया आपका भावात्मक। ओके, आगे हम देखते हैं अधिगम की विधियाँ कितनी हैं, ठीक है। अधिगम की विधियाँ कितनी, विधि मतलब किन तरीक़ों से अधिगम संभव है, ये आप देख लीजिए। तो अधिगम के कुछ तरीके हैं वो हम आप देख लेते हैं, 4 हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पेज नहीं हो पाने के कारण नेक्स्ट पेज में दिया है। टोटल कितने होते हैं, 4। तो पहला जो होता है अनुकरण से, अनुकरण मतलब जैसे किसी विषय वस्तु को आप देख के क्या अनुकरण करते हैं, क्या सीखते हैं, ऐसे अधिगम होता है। सेकेंड आपका है सूझ से, ठीक है। थर्ड आपका है अभ्यास से, प्रैक्टिस से, और नेक्स्ट आपका है भूल से। तो कितने तरीक़ों से अधिगम किया जा सकता है, 4 प्रकार से, ठीक है, जो कि है पहला है अनुकरण, दूसरा सूझ, तीसरा अभ्यास, चौथा भूल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार कितने हैं, तो अधिगम के प्रकार टोटल कितने हैं, अधिगम के प्रकार 3 हैं, ठीक है। अधिगम के प्रकार कितने हैं दोस्तों, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम, और संकल्पनात्मक अधिगम, ठीक है। गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम, और संकल्पनात्मक अधिगम। ओके, तो इसमें एक के थोड़ा टाइप होते हैं। गामक अधिगम में क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। गामक अधिगम जो शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया मतलब जैसे कि आप लाइट्स को देख के आँख सिकोड़ लेते हैं, ठीक है, और जैसे कि प्याज काटने पे आंसू आते हैं, तो ये सब जो शारीरिक क्रिया होती है, और ये ज़्यादातर होती है कब, शैशवावस्था में, ठीक है। गामक अधिगम सबसे ज़्यादा कब होती है, किस अवस्था में, वो शैशवावस्था में। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गामक अधिगम किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है शैशवावस्था में। आगे हम देखते हैं प्रतिबोधनात्मक अधिगम किस में होता है, तो आपको याद रखना है ये बाल्यावस्था में सबसे सर्वाधिक होता है। संप्रत्यय का निर्माण होता है, तो इस अधिगम में क्या होता है, संप्रत्यय का निर्माण। अब संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यय होता है जो मस्तिष्क में आपके बनने वाला जो बिंब होता है। जैसे आपने एक बार हाथी देखा, ठीक है, तो दोबारा जब हाथी का नाम आएगा तो आपके मस्तिष्क में एक इमेज बनेगा, ठीक है, बिंब बनेगा, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संप्रत्यय, ठीक है। इसी का निर्माण होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है अधिगम, ये प्रतिबोधनात्मक वाला बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने हैं संकल्पनात्मक अधिगम, ठीक, ये संकल्पना से होता है, जैसे किसी विषय वस्तु को देखकर। ओके, ये सबसे ज़्यादा कब होता है, किशोरावस्था में होता है। मस्तिष्क संकल्पना करता रहता है कि ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा हो जाऊँ, ठीक है, मैं ये कर लूँ, तो ये सब संकल्पनात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो अधिगम नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो टोटल 7 होने चाहिए जी, वेरी गुड। टोटल कितने हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कितने हैं, टोटल 7 हैं। ये 7 हम देख लेते हैं। पहला है अभिप्रेरणा, ठीक है, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है वातावरण, चौथा है पूर्व ज्ञान, नेक्स्ट है आपका विधियाँ। विधियाँ में क्रियात्मक विधि, सृजनात्मक विधि, ये 2-3 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए लिखा गया है विधियाँ। आगे मानसिक विकास, नेक्स्ट है आपका परिपक्वता। ओके, तो अधिगम को इतनी चीज़ें प्रभावित करती हैं, 7 थिंग्स, अभिप्रेरणा, विषय वस्तु, वातावरण, पूर्व ज्ञान, विधियाँ, क्रियात्मक या सृजनात्मक कोई भी हो सकती हैं, और मानव विकास, मानसिक विकास और परिपक्वता, ठीक है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, आपको ये देता है स्टेटमेंट, अक्सर दे देता है परीक्षा में, आपको ये दे देगा कि बिना परिपक्वता के अधिगम संभव है। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका नहीं, दूसरा रहेगा हाँ,
तीसरा आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि बिना परिपक्वता के अधिगम संभव ही नहीं है। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।